नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, चुनाव नज़दीक हैं और 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस पर बहस शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार मन की बात की है और आज मैं अपने मन की बात कह रहा हूं कि मैं दोबारा 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के रूप में, यानी मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में क्यों देखना चाहता हूं। तो इसके कई कारण हैं कि मैं चाहता हूं कि 2024 में मोदी जी पुनः हमारे देश का नेतृत्व संभालें। जो पहला कारण मैं आपको बता रहा हूं वो है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। ग्लोबल लीडर की दुनिया भारत की शक्ति को मान चुकी है और भारत की शक्ति अभी हाल ही में देखने को मिली जब कनाडा और भारत के बीच में तनाव हुआ था। भारत ने कनाडा को ऐसा सबक सिखाया कि आज कनाडा माफ़ी मांगता हुआ फिर रहा है। और अगर हम बात करें 2014 से पहले, तो हमारा जो पूरा ध्यान पाकिस्तान के ऊपर जाता था। कश्मीर में बहुत सारे पत्थरबाजी होती थी, आतंकवाद अपने चरम पर था। उस समय देशवासियों को लगता ही नहीं था कि कभी हम पीओके ले पाएंगे। पीओके की तो छोड़िए, हमें अपना कश्मीर बचाना भी भारी पड़ रहा था, बड़ा मुश्किल लग रहा था। और इतने सारे आतंकवादी खुलेआम घूम रहे थे, खुलेआम इधर उधर अपने भाषणबाजी करते थे, चाहे दिल्ली हो चाहे पूरे देश में। और मतलब एकदम से ऐसा लग रहा था कि इन्हीं का राज आ गया है। लेकिन आज कुछ दिनों के बाद में परिवर्तन ऐसा आया है मोदी जी के नेतृत्व में कि अब बात ना तो कश्मीर की होती है ना पाकिस्तान की होती है, अब बात होती है पीओके की और गिलगित बल्टिस्तान की और या फिर चाइना की। पाकिस्तान का जो हाल हुआ है वो अभी देखने लायक है कि जो शक्ति थी, जो भारत को 76 सालों तक लगातार परेशान करता रहा, आज उसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। तो ये नेतृत्व क्षमताओं के कारण ही होता है। अब सबसे बड़े मुद्दे पर आता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को क्यों देखना चाहता हूँ। तो देखिए, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही पूरे विश्व की यात्राएं की हैं और विश्व की यात्राएं ऐसे ही नहीं की, उसके पीछे जो कारण था मैं आज उसका खुलासा करता हूँ। देखिए, भारत 1947 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। न सिर्फ विकसित राष्ट्र बनेगा बल्कि एक वर्ल्ड पावर, एक महाशक्ति बनेगा। और उस समय चाइना और भारत की तुलना होगी, ना तो रशिया होगा और ना अमेरिका। तो जब कोई देश महाशक्ति बनता है तो उसको बहुत सारी पावर की ज़रूरत पड़ती है, यानी आर्मी की। और आर्मी सिर्फ अपने देश के अंदर नहीं कि दुनिया के हर कोने में हमारी आर्मी होनी चाहिए, तभी हम इस विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी हम दुनिया की रक्षा कर सकते हैं। जब अमेरिका ग्लोबल पावर बना तो उसके जो हम कहें सैनिक अड्डे प्रत्येक देश में थे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सोमालिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, पूरी दुनिया के अंदर उसने अपने अड्डे बना रखे थे। जापान है, सऊदी अरबिया है, ऐसा कोई देश नहीं था। और वो किसी भी देश को रक्षा की गारंटी दे सकता था और उसी के रक्षा की गारंटी में सऊदी अरबिया और जापान जैसे देशों ने खूब तरक्की की। अब ये रोल भारत निभाएगा। तो मोदी जी ने जाकर के हर देश से संपर्क किया, उनसे समझौते किए। तो वो देश पूछते थे, क्या आप हमारी रक्षा करने में सक्षम हैं? तो मोदी जी ने यही आश्वासन दिया कि ना हम सिर्फ आपकी रक्षा करने में सक्षम हैं बल्कि आपको हम आगे बढ़ाने में, साथ रखने में भी सक्षम हैं। ये बात अमेरिका ने कभी नहीं कही थी। भारत ने सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही है, रक्षा की बात कही है। इसीलिए सारे देश आज भारत के पीछे चल पड़े हैं। श्रीलंका में हाल ही में बहुत बुरा संकट आया था। वहाँ पर पेट्रोल नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, पूरे देश में लोग आग जला रहे थे, राष्ट्रपति भवन को फूंका जा रहा था। तो भारत ने यहीं बैठे बैठे कंट्रोल कर दिया, अपनी सीमाएं से बहुत सारा अनाज, पेट्रोल जो चाहिए उस श्रीलंका को दिया और आज श्रीलंका पुनः अपनी पटरी पर लौटता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि जिस तरह से श्रीलंका की मदद की उसी तरह से भारत हमारी भी मदद करे। भारत कर सकता था, लेकिन पहले आपको हमारे पीछे एक कदम रखना पड़ेगा। पीछे चलेंगे, हम उन्हीं की मदद करवाएंगे और जो एकदम सामने से टकराने की कोशिश करेगा हम उसकी मदद नहीं कर सकते। सीधा सिद्धांत है। तो मोदी जी ने ग्लोबल पावर बनने के लिए दुनिया भर में जो हमारी इंटेलिजेंस 2014 से पहले पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, कहीं किसी देश से क्या कोई षड्यंत्र हो रहा हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था, सबसे मजबूत हमारी इंटेलिजेंस करती है और हर देश में हमारी इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है। आतंकवादियों को कंट्रोल कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कहाँ से कब
क्या कुछ होने वाला है, हमें सब कुछ पता लगने लगा है। और जिस देश की इंटेलिजेंस सबसे स्ट्रांग होती है, उस देश को कोई हरा नहीं सकता, आंतरिक गड़बड़ी नहीं कर सकता। जैसे हम मोसाद की बात कर लें, इजराइल की, FBI अमेरिका की, और भी कई देशों की जो इंटेलिजेंस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रही, इसलिए उन देशों पे कोई आतंकवादी हमला विफल हो गए। ज़्यादातर इक्का दुक्का अगर हो गए तो वो कोई चूक के कारण या वहीं के नागरिकों के कारण वो हुए हैं। तो और कारण मैं बताता हूँ आगे कि मोदी जी ने हमें जो एक स्वच्छता, जैसे कल एक कार्यक्रम चलाया था, ये स्वच्छता कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। न सिर्फ हमारे घर आंगन को, सड़कों को साफ करना था, अपने अंदर की भी स्वच्छता हमको बाहर निकालनी थी। जो देश में रिश्वतखोरी वगैरह जो बुरे काम हो रहे थे उससे भी स्वच्छ करना था। बुरे लीडर हैं हमारे देश में जो देश का विकास के बजाय भ्रष्टाचार करते हैं, उसको भी वहाँ से हटा करके सफाई करनी है। तो ये स्वच्छता सिर्फ कचरे की नहीं है, हमारे देश में बुरी आत्माएं, बुरे लोग, उनसे भी हमें स्वच्छ हो इस देश को बनाना है। मुझे एक कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। भारत की सड़कें इतनी बदनाम थी कि यहाँ पर लाखों एक्सीडेंट हर साल होते थे और कई लाख लोग मर जाते थे, लेकिन आज भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ सालों के बाद में अमेरिका पीछे रह जाएगा। भारत की सड़कों की क्वालिटी वो है। इतनी तेज़ी से सड़कों का विकास मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। रेलवे के अंदर जो विकास हुआ है वो तो अद्भुत है। देखिए, हम बात करें अगर 70 सालों में जो अंग्रेज़ हमको 64,000 किलोमीटर का रेल मार्ग दे गए थे, उसमें हमने 5-7 हज़ार जोड़ा था बस। लेकिन आज भारत के पास 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा के रेल मार्ग बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी 10 साल पहले आप देख लो आंकड़े उठा करके, हमारे पूरे देश में मुश्किल से 25% इलेक्ट्रिक से ट्रेन चलती थी, मतलब जो रूट थे 25% ही इलेक्ट्रीफाइड थे, लेकिन आज हम 75% इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। तो 10 सालों के अंदर 60% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। देखिए, राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन सिर्फ वो एक रूट जाता था मुंबई वाला, और वो कोटा और सवाई माधोपुर होकर निकल जाता था भरतपुर से, वो छोटा सा एक टुकड़ा था। लेकिन आज आप देखिए राजस्थान के अंदर रेवाड़ी से लेकर के जैसलमेर, जोधपुर और हम कहें कि ये जो अहमदाबाद तक रूट जाता है, ये सारे रूट इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं और डबल लाइन। और एक और मैं बात बताऊं आपके, रेलों की ना सिर्फ स्पीड बढ़ाई गई है, बल्कि जो पहले भीड़ चलती थी उस भीड़ से निजात मिली हमको। कंफर्म टिकट मिलता है हमको। जो लोकल ट्रेन है उसमें भी बैठने की सीट पर सीट नंबर होता है। बड़ा ही अद्भुत काम हुआ है। और हम बात करें रेल की स्पीड की, स्पीड तो बहुत बड़ी है। साथ ही जो पटरियां हैं उसका जो अभी जो बदली जा रही हैं तेज़ी से, अब जो पटरियां नई आ रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे लाइन का, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और वो नई तरह की पटरियां नई टेक्नोलॉजी के तहत वो बिछाई जा रही हैं। अब जो रेल चलेंगे उनकी स्पीड मतलब 200 किलोमीटर से ऊपर होने वाली है। ये जो अभी हमारी पटरियाँ इस पर हम 180 तक चला सकते हैं, 160 तक अभी चल रही हैं, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे पटरियाँ भारत में बिछाई जा रही हैं, उस तकनीक से भारत के अंदर 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक ट्रेन की स्पीड जो चल सकेंगी। अगर हल्की ट्रेन बना ली तो हम जो दुनिया में बुलेट ट्रेन चलती हैं वो आने वाले समय में हमारी पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। एल्युमिनियम ट्रेन भारत ने बना ली है। वंदे भारत ट्रेन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो आ गई है। हम अगर हवाई अड्डों की बात करें तो हमारे देश में यूँ कहें कि दोगुनों से ज़्यादा हवाई अड्डे हुए हैं 10 साल में। जितने हवाई अड्डे थे उससे जस्ट डबल हो गए। और अब फ्लाइट में बैठना एक सपना होता था हर आदमी का, लेकिन आज भारत का मैंने सचमुच अपनी आंखों से देखा है। एयरपोर्ट गया था तो हवाई चप्पल और मतलब एक साधारण से दिखने वाले कई यात्री वहाँ से जा रहे थे हवाई यात्रा के लिए, क्योंकि अब जो रेल का एसी का किराया और हवाई जहाज़ का लगभग बराबर ही है, तो हवाई जहाज़ की यात्रा आम लोगों के लिए सुलभ हो गई है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और काम बताता हूँ कि इतनी योजनाएं गरीब आदमियों के लिए निकाली हैं कि इस देश में कोई भूखा नहीं सो सकता। किसी के घर में अनाज आज की तारीख में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर महीने प्रत्येक नागरिक को लगातार 3 सालों से 5 किलो चावल, 5 किलो अनाज और तेल, साबुन और भी कई चीज़ें सरकार द्वारा दी गई हैं। किसानों को 2,000 रुपये हर 3 महीने में दे रही है सरकार। देखिए, किसान के लिए 2,000 रुपये बहुत मायने रखता है। किसान के खेत में जब फसल नहीं होती है, खास हम बात करें बुवाई होती है, उस समय वो एक एक पैसे के लिए परेशान हो जाता है, बीड़ी तम्बाकू के लिए तरस जाता है।
खाद बीज के लिए तरस जाता है, उस समय वो 100-200 रुपये किसी से उधार मांगता है और उसके बदले उसको 2 गुना 3 गुना चुकाना पड़ता है। तो ये 2000 रुपये मिल जाते हैं ना, उसके लिए बड़ी ही मदद करते हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा ये 2000 से बढ़ाकर 3, साढ़े 3, 4000 तक कर दिया जाए, तो हमारे देश के किसान बिल्कुल सुखी हो सकते हैं कि उनके लिए ये रकम काफ़ी बड़ी रकम होगी। अगर 3-4 हज़ार रुपये मिल जाएंगे तो कहीं से इधर उधर से एडजस्ट करके इस रकम को थोड़ा बढ़ाया जाए, मैं ये सोच रहा हूँ। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ आपको कि जो लोग कहते हैं कि देश में महंगाई बढ़ी है या बेरोज़गारी है, मुझे सबसे जो यूँ कहूँ कि जो मेरी अभी उम्र होगी उसमें जो सबसे अच्छे मुझे लगे ये 10 साल मोदी का, ना तो इसमें महंगाई देखने को मिली, ना बेरोज़गारी देखने को मिली। और देखिए 2014 से पहले जो मज़दूरों को जो 250-300 रुपये में मिल जाते थे, आज वही मजदूरी 700-800 रुपये पहुँच गई है। चौराहों पर मज़दूरों से बात करिए, नखरे दिखाएंगे आपको कि नहीं हम 800 ही रुपये लेंगे। पहले कहते भाई जो देना है दे, चलो काम तो दो, क्योंकि उनके घर में अनाज है। अब शाम की चिंता नहीं है, पहले उनको शाम की चिंता रहती थी। तो अंत में जब कोई मिलता नहीं था तो कहते थे भाई 50-100 रुपये जो देना है दे दे, बेगारी करवाते थे। तो मज़दूरों की हालत सुधरी है, श्रम कार्ड बनाए गए, पेंशन व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था। मैं मतलब एक दिन के अंदर इन योजनाओं को गिनाना चाहूँ तो गिना नहीं सकता। और सबसे बड़ा कि हमारी पूरी दुनिया में जो इज्जत है आज भारतीय पासपोर्ट की, वो अद्भुत है। भारतीयों को एक भगवान के रूप में देखा जा रहा है, दुनिया को संभालना है। देखिए ब्रिटेन में भारतीय पीएम है और गूगल, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ, कई कंपनियों में भारतीय हैं। कनाडा के अंदर भी 17-18 लाख पूरी वहाँ की इंडस्ट्री जो है हमारे भारतीय संभाल रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत देश, अद्भुत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और गिनाना चाहूँगा, फिर और भी चीज़ें बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इतनी चीज़ें गिनाने को मैं गिनाते गिनाते सुबह हो जाएंगी। और मैं इसीलिए प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर 2024 में मोदी जी को देखना चाहता हूँ। तो जो भी लोग सोचते हैं कि भाई आप मोदी में ऐसा क्या है, तो मैंने कुछ चीज़ें गिनाई हैं, गिनाने को बहुत हैं। आप भी सोचिए समझिए कि मैं मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री क्यों देखना चाहता हूँ। और अगर 5 साल और मिलते हैं मोदी जी को तो ये देश देखना, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इस चीज़ की। अभी यूपीआई की तो बात ही नहीं की, कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूपीआई जैसा कोई ऐप से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उनसे वस्तुएं खरीद सकते हैं। डिजिटल करेंसी की बात हो रही, वो आएगा। पता नहीं क्या क्या होने वाला है इस देश में आने वाले 5 साल में। और 2024 से 29 तक अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मौका मिला तो सचमुच मुझे पूरी उम्मीद है कि ये देश, भारत दुनिया का लीडर बन के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। चलिए अगले वीडियो में और बात करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इस मुहिम से आप जुड़ना चाहें तो जुड़िए, मोदी जी का सपोर्ट करना चाहें तो करिए। मैं ना तो बीजेपी का हूँ और ना ही मोदी भक्त हूँ, और मैं तो सिर्फ अपना देश भक्त हूँ। जो देश के लिए अच्छा काम करेगा मैं तो उसके पीछे चलूँगा, और आप चलना चाहें तो चलिए। नमस्कार।